हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 6 जुलाई और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही 6 जुलाई को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो बिना देर किए हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है, ये किसने लॉन्च किया है? तो जो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो कौन से रॉकेट के माध्यम से ये लॉन्च किया है? तो रॉकेट का नाम है फाल्कन 9 और ये फाल्कन 9 रॉकेट है ये स्पेस एक्स कंपनी का है। और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है? तो एलोन मस्क हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। तो जो यूक्लिड है इनको फादर ऑफ जियोमेट्री अर्थात फादर ऑफ ज्यामिति भी कहा जाता है यूक्लिड को, तो ये भी याद रख लीजिएगा। अब ये टेलीस्कोप है लॉन्च क्यों मतलब लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो जो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है इनके अध्ययन के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। जो अभी तक हम देख नहीं पाते उसको क्या कहते हैं? तो उसको डार्क मैटर कहते हैं, तो ये भी याद रख लीजिएगा। इसका कार्य 6 साल के लिए होगा और ये 15 लाख किलोमीटर दूर स्थापित भी किया जाएगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी है इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1975 के अंदर इसकी स्थापना की गई है। टोटल सदस्य देश कितने हैं इसमें? तो 22 इसमें सदस्य देश हैं और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो पेरिस फ्रांस के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है, तो इनको भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि नासा है ये USA की स्पेस एजेंसी है और इसके द्वारा 2027 तक ही रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है और रूस की है रोसकोसमोस, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। PSLV C55 के द्वारा ही सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया था। PSLV C54 के द्वारा भूटान के उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। GSLV F12 के द्वारा ही जो NVS 01 है जो कि नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का ही फर्स्ट उपग्रह है इसको लॉन्च किया गया है। SSLV D2 के द्वारा EOS 07 और आज़ादी सेट उपग्रह है इनको लॉन्च किया गया है। LBM 3 के द्वारा ही जो वन वेब है जो कि ब्रिटेन की है उसके उपग्रह को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा ही, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज़। आपके व्यू हैं बहुत कम आ रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करो जिससे मैं भी थोड़ा मोटिवेट फील करूँ और आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाऊँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। SCO के 23वें शिखर सम्मेलन के अंदर ही जो नौवां स्थायी सदस्य देश है वो किसको बनाया गया है? तो नौवां स्थायी सदस्य कौन बना है? तो ईरान है वो नौवां स्थायी सदस्य बन गया है SCO का। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? तो इब्राहिम रईसी हैं। अब SCO के बारे में देख लेते हैं। SCO संघाई सहयोग संगठन है और SCO की स्थापना 1996 में की गई है संघाई 5 के रूप में ही, और इसका नाम है SCO वो 2001 के अंदर दिया गया है। SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना के अंदर है और इसमें टोटल सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। इनको आगे और देखते हैं। भारत और पाकिस्तान है ये 2017 में शामिल हुए हैं। इसके अंदर जो तुर्कमेनिस्तान है ये शामिल नहीं है, तो तुर्कमेनिस्तान इसके अंदर शामिल नहीं है। और हाल ही के अंदर जो 2023 में भारत के द्वारा SCO की अध्यक्षता की जा रही है, जो 23वां शिखर सम्मेलन है इसमें अतिथि के रूप में ही भारत के द्वारा तुर्कमेनिस्तान है इसको आमंत्रित किया गया है। और थीम क्या रखी गई है? तो टूवर्ड ए सिक्योर SCO, तो ये इस बार की इसकी थीम है। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? तो मिस्र बना है। आसियान का नवीनतम सदस्य देश तिमोर लिस्ते बना है 11वां नवीनतम सदस्य देश। G20 के 18वें सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है और इस बार की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। G7 सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जापान के हिरोशिमा में किया गया है और जो क्वाड देशों की बैठक है उसका आयोजन भी जापान में ही किया गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। SAFF बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन किया गया है। इस बार कौन से नंबर का संस्करण है? तो 14वें नंबर का संस्करण है। तो SFA की फुल फॉर्म क्या है? तो साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, ये इस बार मतलब ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये फाइनल मैच किन किन के मध्य हुआ है? तो भारत और कुवैत के मध्य फाइनल मैच हुआ है जिसमें विजेता है वो भारत बना है, तो भारत है वो 9वीं बार विजेता बना है। गोल्डन बूट का अवार्ड किसको दिया गया है? तो सुनील छेत्री को दिया गया है।
अब देखते हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल कप के विजेता कौन है, तो भारत है। किसको हराकर, तो लेबनान को हराकर ही भारत इसका विजेता बना है। और ये कप है, ये किससे संबंधित है, तो ये भी फुटबॉल से संबंधित ही है। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन है, तो कर्नाटक है। और संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित ही है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में किया गया है। कौन से नंबर का संस्करण है, तो 22वें नंबर का संस्करण है। विजेता टीम अर्जेंटीना है। और किसको हराकर बनी है, तो फ्रांस को हराकर विजेता बनी है। अब देखते हैं कि अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन है वो भारत में किया गया है। और इसकी विजेता है वो स्पेन है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंडिया पोस्ट और कनाडा पोस्ट है, इनके मध्य समझौता हुआ है। तो ये जो कनाडा पोस्ट करने वाला एक 39वां देश बना है। इन दोनों के मध्य समझौता किसके लिए हुआ है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ट पैकेट सेवा के लिए ही ये समझौता हुआ है। तो इसके अंदर ही ई कॉमर्स के जो निर्यात है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए ही इंडिया पोस्ट और कनाडा पोस्ट के मध्य ही समझौता किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, स्थानीय डाकघर का उपयोग किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो सीमा पार निर्यात है उसको बढ़ावा देना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब कनाडा के बारे में देख लेते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है। और कनाडा और यूएसए से अलग कौन सी डिग्री चैनल करता है, तो 39 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो इसको अलग करता है। विश्व की सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा कनाडा की है और भारत की गुजरात की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा सेकंड पूरे विश्व में सेकंड स्थान पर है। और मॉन्ट्रियल ये कनाडा के अंदर ही है, जिसमें COP15 का आयोजन किया गया है जो कि जैव विविधता से संबंधित है। और इसकी अध्यक्षता चाइना के द्वारा की गई है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए दिवस का मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये कब हुआ है, तो 16 सितंबर 1987 को हुआ है। कामागाटा मारू प्रकरण है वो किस देश से संबंधित है, तो इसको कनाडा के द्वारा ही रोक दिया गया था। और ये कामागाटा है एक जहाज का नाम है। 1914 के अंदर ही कनाडा के द्वारा इस जहाज को रोक दिया गया था। अथाबास्का झील कनाडा के अंदर ही है। और यहाँ पर यूरेनियम के सबसे ज़्यादा भंडार भी मिलते हैं। यूएसए और मैक्सिको के मध्य कौन सी नदी है वो सीमा बनाती है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पतली प्लास्टिक की थैलियों पर ही प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है, तो न्यूजीलैंड है वो पहला देश बन गया है जो पतली प्लास्टिक की थैलियाँ हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब जो प्लास्टिक थैलियाँ हैं इनके प्लस पॉइंट कौन कौन से हैं, तो ये लंबे समय तक चलती हैं, सस्ती होती हैं, पैकिंग के अंदर भी काम आती है। जैसे दवाइयाँ और खाद्य पदार्थ हैं उनके अंदर खराब नहीं होते जल्दी से। और प्लास्टिक के नेगेटिव पॉइंट कौन से हैं, तो ये जल्दी से नष्ट नहीं होती हैं और ये प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट हैं। अब देखते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस है। और इससे पहले प्रधानमंत्री थी जेसिका अर्डर्न। राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। और पर्वतमाला क्या कहलाती है, तो दक्षिणी आल्प्स है वो न्यूजीलैंड के अंदर ही है। और चोटी का नाम है, सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक। मैदान तो कैंटरबरी के मैदान कहलाते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट और देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। इस बार की थीम क्या है, तो सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन इस बार की थीम है। होस्ट किसने किया है, तो कोटे डी आइवर के द्वारा इसको होस्ट किया गया है। आगे है डेबी हाकले मेडल किस देश की महिला क्रिकेटर को ये सम्मान दिया गया है, तो न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर को दिया गया है। जीएसटी कब लागू किया गया है, तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स है। और किसकी समिति की सिफारिश पर, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर ही लागू किया गया था। जीएसटी व समवर्ती सूची पर लगाया जाता है और यह एक अप्रत्यक्ष कर भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन है, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो नई दिल्ली के अंदर हुआ है 5 जुलाई को ही। किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है, तो ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा ही इसका शुभारंभ किया है। क्यों किया गया है, तो जो हाइड्रोजन है इसके उत्पादन उपयोग व वितरण को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्घाटन किया है। अब देखते हैं कि इसके दीर्घकालीन लक्ष्य क्या रखे गए हैं, तो 2070 तक ही नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा देना ही इसका दीर्घकालीन लक्ष्य भी है। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र पहला जल सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क USA के अंदर किया गया है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन है इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। इसकी खोज केविंडिश के द्वारा की गई है और इसका परमाणु क्रमांक है वो Z=1 है। आगे है विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो कहाँ पे चलाई गई है, तो जर्मनी के अंदर।
सूर्य पर ऊर्जा के स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन, प्लाज्मा हाइड्रोजन हीलियम और ऊर्जा बनाती है, और नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो हाल ही के अंदर जो ऑस्कर हुए हैं थे 95 नंबर के, जो कि लॉस एंजल्स यूएसए में हुए हैं, तो उसकी विजेता मतलब किस किस को दिया गया है भारत के अंदर? तो ये 2 को दिया गया है, एक तो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर को दिया गया है, और एक नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया है, जो कि आरआर मूवी का है। तो इस मूवी के संगीतकार कौन है? तो एम किरवानी है। और ये द एलिफेंट विस्पर है, इसके निर्देशक हैं कार्तिकेय गोजाल्विस हैं। इनको ये सम्मान दिया गया है हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार। तो किसके द्वारा दिया गया है? तो यूके के जो सम्राट हैं चार्ल्स III, उनके द्वारा ही ये पुरस्कार दिया गया है। तो नाम याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड के नए राजा की ताजपोशी के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन गोल्डन आर्व। गद उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर ही किया गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया है? तो 1992 में शुरू किया गया था। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के द्वारा ही पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो लालियान जुआला छांगटे को ये पुरस्कार दिया गया है, जो कि मिजोरम के हैं। और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मनीषा कल्याण को दिया गया है। तो इनको ये सेकंड बार ये पुरस्कार दिया गया है, इससे पहले भी ये पुरस्कार है उनको दिया जा चुका है। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप का गोल्डन बॉल का अवार्ड है, ये अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को दिया गया है। गोल्डन बूट का अवार्ड एम्बापे को दिया गया है, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं। ICC के अंदर सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर कौन है? तो सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का किताब किसने जीता है? तो मीराबाई चानू के द्वारा। भारत की वर्तमान फीफा रैंकिंग कौन सी है? तो भारत है वर्तमान टॉप 100 के अंदर शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? तो ये MU नायर है, इनको नियुक्त किया गया है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के प्रमुख नियुक्त किया गया है। तुषार मेहता कौन है? तो ये सोलिसिटर जनरल हैं। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, CBI के प्रमुख कौन है? तो प्रवीण सूद हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है वर्तमान में भारत के? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। अब देखते हैं कि भारत के पहले CDS कौन है? तो जनरल विपिन रावत हैं, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। और सेकंड CDS कौन है? तो अनिल चौहान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर ही युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इस बार कौन से नंबर का संस्करण है? तो 6ठे नंबर का संस्करण है। विजेता हरियाणा बना है, और बेस्ट बॉक्सर है वो प्रिया कुमारी है। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, पहली हैंडबॉल प्रीमियर लीग है, ये कहाँ पे हुई है? तो जयपुर राजस्थान के अंदर हुई है। और इसकी विजेता कौन बनी है? तो महाराष्ट्र है वो इसकी विजेता बनी है। अब देखते हैं कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? तो भारत के अंदर। और भारत के द्वारा 4 गोल्ड मेडल जीते गए हैं, नीतू भंगा, स्वीटी, निखत जरीन और लवलीना बोरगोहन के द्वारा ही। विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर। महिला प्रीमियर लीग के विजेता कौन है? तो मुंबई है। और इसकी कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत कौर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ही गुजरात के अंदर देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला वो रखी है। तो भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है? तो ये अमित शाह ही हैं, और इनके द्वारा ही गुजरात के अंदर पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल है, इसकी आधारशिला रखी गई है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो कल की क्लास है उसका रिवीजन कर लेते हैं, और जो सर के द्वारा गायत्री मंत्र करवाया गया आज का, तो उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास का रिवीजन करते हैं। SCO की शिखर सम्मेलन के अंदर अतिथि देश के रूप में किस देश को आमंत्रित किया है? तो ये भारत की अध्यक्षता के अंदर ही तो तुर्कमेनिस्तान को इसमें आमंत्रित किया गया है। कौन से संस्करण में? तो 23वें संस्करण के अंदर ही। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, WTO की रिपोर्ट के अनुसार ही वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात के अंदर ही दुगनी वृद्धि हासिल करने वाला देश कौन सा है? तो चीन और भारत है। तो चीन और भारत के द्वारा ही दुगनी वृद्धि हुई है हाल ही के अंदर ही। नंबर 3 देखते हैं, ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो दुबई के अंदर। विजेता कौन है? तो त्रिवेणी एबायस है, और उप विजेता है वो ग्रैंड मूबा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4,
दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फास्फेट के भंडार वो कहाँ पे मिले हैं? तो नॉर्वे के अंदर ही सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड फास्फेट के भंडार मिले हैं, तो इसको भी याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। FAO खाद्य एंड कृषि संगठन का महानिर्देशक किसको बनाया है? तो क्यू डोंग्यू को बनाया गया है, जो कि चाइना के रहने वाले हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कैरेबियन महिला प्रीमियर लीग के अंदर ही पहली भारतीय महिला किसको शामिल किया गया है? तो श्रियंका पाटिल को शामिल किया गया है। कहाँ की रहने वाली है? तो कर्नाटक की। और जो श्रियंका पाटिल है ये एक युवा स्पिनर भी हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। 7 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। RBI की रिपोर्ट के अनुसार ही मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण है वो कितना दर्ज किया गया है? तो $624.7 बिलियन का दर्ज किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में $5.6 बिलियन की वृद्धि भी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ई-सार्स ऐप है एक ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9। अक्सर रिवर क्रूज है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो साबरमती फ्रंट अहमदाबाद गुजरात के अंदर ही इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ही। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। श्रावणी मेले का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो झारखंड के अंदर ही शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा ही आंध्र प्रदेश के साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। प्लीज़ आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करो, और चैनल के पर अभी नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करो। आज के गायत्री मंत्र के अंदर प्रमुख अनुसूचियाँ को देख लेते हैं। पहली अनुसूची का संबंध तो राज्यों का संघ से संबंधित है। वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची के अंदर वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ संबंधी उल्लेख है। चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची के अंदर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जो जनजातीय प्रशासन है उसका उल्लेख किया गया है। तो ये याद रख लेना कौन कौन से राज्य शामिल है। इसके अंदर मणिपुर शामिल नहीं है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम शामिल है। सातवीं अनुसूची तो केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे से संबंधित है। आठवीं अनुसूची तो ये भाषाओं से संबंधित है, मतलब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। तो 15वीं भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा ही सिंधी भाषा के रूप में जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ही नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, मतलब नमक, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया है। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची तो भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची तो दल बदल से संबंधित प्रावधान है, और इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची तो इसके अंदर पंचायतों का प्रावधान है। 73वां संविधान संशोधन किया गया था और ये लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 के अंदर ही। इसके अंदर टोटल 29 विषय हैं। आगे देखते हैं 12वीं अनुसूची तो ये नगर निकायों का इसके अंदर प्रावधान है। इसके अंतर्गत 74वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके अंदर टोटल विषय है 18, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे अब जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 1 तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तो इसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उल्लेख है। अनुच्छेद 19(1)(1) के अंतर्गत ही विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21(1) के अंदर शिक्षा से संबंधित है और इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही जोड़ा गया है। अनुच्छेद 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 के अंदर ही इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही इनको संविधान की आत्मा भी कहा है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 38 के तहत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अनुच्छेद 39(a) में निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ही ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इनको याद रख लेना। अनुच्छेद नंबर 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है और अभी तक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य है गोवा। अनुच्छेद 47 पोषण से संबंधित। 50 कार्यपालिका एंड न्यायपालिका के पृथक्करण का। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। अनुच्छेद 51(a) मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही और भाग 4(1) के अंतर्गत है। अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति।
अनुच्छेद 53 में कार्यपालिक शक्ति नीति है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 54 के अंदर ही राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि। अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख। अनुच्छेद 71 में चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं उनका निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 108 के अंदर ही संयुक्त बैठक का उल्लेख है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक। अनुच्छेद 112 के अंदर ही वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख। अनुच्छेद 123 में ही राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 129 के अंदर ही अभिलेख न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय भी होगा। अनुच्छेद 143 के अंदर ही राष्ट्रपति वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 148 के अंदर ही महालेखागार का उल्लेख है। अनुच्छेद 153 के अंदर राज्यपाल। अनुच्छेद 161 के अंदर ही राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 165 के अंदर ही महाधिवक्ता का उल्लेख है। और अनुच्छेद 213 के अंदर ही राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है। और अनुच्छेद 214 के अंदर ही हाई कोर्ट का उल्लेख है। आगे और देखते हैं। अनुच्छेद 215 के अंदर मतलब हाई कोर्ट वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक स्थानीय स्वशासन मतलब जो पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 226 के अंदर हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 39 ए में दिल्ली संबंधी। अनुच्छेद 246 ए में जीएसटी। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 266 संचयी निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 300 ए संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 315 यूपीएससी का। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 238 तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है। और अनुच्छेद 338 ए ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 तो राजभाषा हिंदी से संबंधित है। अनुच्छेद 352 तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और अब तक भारत के अंदर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। और ये आपातकाल है वो युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के कारण ही लगता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 356 तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 360 तो वित्तीय आपातकाल। तो भारत के अंदर अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल है वो नहीं लागू किया गया। अनुच्छेद 368 तो संविधान के अंदर संशोधन से संबंधित है। और अनुच्छेद 370 तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो अपन ने कर लिए हैं। आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू।